सो हेलो पढ़ाओ माई सेल्फ एस टी बाबू। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 दैट्स योर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ए बाबू आओ। ऐसा नहीं है कि यहाँ उधर इधर कहीं फोर्स फालतू नहीं लगेगी। एक सेंटर मतलब कोलंबियन फोर्स सेंट्रलाइज्ड फोर्स है, दूर की दूरी को घटाए घट रही है। इसे प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब वहां पे चार्ज रेस्ट पे हो, उस रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगी, उसे बोला जाता है। तो देखो यार, ये लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का, और इससे पहले हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। और इससे पहले हम लोग ये 5 लेक्चर जो ब्रिज कोर्स का था वो भी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग वेक्टर, ग्रेविटेशन एक्सेट्रा किए हैं। और आज वाले लेक्चर में आपका ग्रेविटेशन और वेक्टर लगेगा। तो क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? ठीक है, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हो भाई थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई नया बच्चा पहली बार भी देख रहा है समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग चल सकते हैं क्या? जैसा कि तुम्हें बता दे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 ये है, जिसमें आज हम लोग लगभग कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है, 2 लेक्चर पहले ही बन चुका है। इसका मतलब ये होता है कि आपको वो लेक्चर देखना होता है। ओके, तो जैसा कि हमारा एक तरीका होता है लेक्चर ले चलने का, अगर आप पिछली वीडियोस देखे हैं तो उसमें पता चला होगा हमारा तरीका क्या रहता है कि हम लोग सबसे पहले गोल देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कवर करते हैं। तो आज का जो पहला हम लोग का गोल होगा वो हमें ये होगा कि हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे। मतलब उसमें क्या हुआ था, क्या कैसे फॉर्मूला, उसका यूनिट, डेरिवेशन सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद दूसरी बात हम लोग वहीं पे बात करने लगेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को लिखेंगे। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो इसके साथ साथ चलने रहेंगे भैया। ठीक है, मतलब लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। और अभी मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में थोड़ी सी पिछली चीजें लगेंगी। जैसे अगर आपको वेक्टर आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैं यहीं पे बताने की कोशिश करूंगा। यानी यहाँ पे आपसे थोड़ा सा वेक्टर लगेगा और थोड़ा सा ग्रेविटेशन लगेगा। ठीक है, और 1-2 कंसेप्ट और लगेंगे जो आप क्लास 11th में पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, वो बात बोलने वाला नहीं हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको खुद समझ में आएगा कि अगर आप 11th नहीं पढ़े हो फिर भी समझ में आ सकता है। क्या हम लोग शुरू करें? जी बिल्कुल, क्यों ना करें, करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, तो क्या है सबसे पहले? तो सबसे पहले तो हम लोग को इंट्रोडक्शन की बात होगी ना कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ कूलम्ब्स लॉ की ही बात होगी। अच्छा, तो करा जाए। देखिए, कूलम्ब साहब जो है ना, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इससे पहले जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था ना, बिल्कुल उसे कॉपी ही कर दिया था इन्होंने। अब कॉपी किया नहीं था वो अलग चीज हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से बिल्कुल हमारे लिए आसान है कि एकदम सिमिलर फॉर्मूला पढ़ेंगे। अच्छा, होता क्या है 1 मिनट में बोलूंगा, सुन लीजिएगा। इन्होंने कहा था कि जब 2 चार्ज r डिस्टेंस पे कहीं रखे होंगे तो उस पे एक फोर्स लगेगी। हमने कहा हाँ, हम तो फोर्स के बारे में जानते हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि जब r डिस्टेंस पे 2 चार्ज रखे जाएंगे तो उस पे फोर्स लगेगी। फोर्स क्या होगी ना, काहे नहीं ले रहे हो बे? जो आपकी फोर्स होगी, इन्होंने बताया कि जो आपकी फोर्स होगी इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लीजिए अगर हम Q1 कहते हैं, उसे अगर Q2 कहते हैं, तो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी बात बोला कि वही फोर्स है ना, वो उसके बीच का जो दूरी होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ये दूरी है, हाँ, उसके इनवर्स में स्क्वायर लगा के उसके प्रोपोर्शनल होगा। हमने कहा बिल्कुल सही। यही उन्होंने इस लॉ के बारे में 2 बात बोला था। क्या आपको इतना समझ में आ पा रहा है? उन्होंने 2 बात बोला कि उसके जो चार्ज होंगे उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो बीच का दूरी होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैं इसके अलावा भी कुछ नहीं बोला हूं, इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ सकता हूं। अच्छा, लैंग्वेज पढ़ने का थोड़ा सा अगर तुम्हारा इच्छा हो लैंग्वेज पढ़ने का, तो इन्होंने क्या कहा था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो उसमें फोर्स लग रही है उसका नाम क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब वहां पे चार्ज रेस्ट पे होगा, उस रेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगेगी, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज,
मतलब जो चार्ज दूगो है उस पे जो फोर्स लगेगा उसके बारे में इन्होंने बताया था। या फिर हम लोग सीधी भाषा में कहें कि ये लॉ जो है ना वो सिर्फ एक बात के लिए है कि अगर दो पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो उस पे एक फोर्स लगेगी जो इस तरीके से लगेगी। अच्छा, यहीं पे एक बात आ गई कि ये चार्ज जो होंगे वो पॉइंट चार्ज होंगे, ये भी याद रखिएगा। इसका मतलब बड़े बड़े चार्ज के लिए ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज होंगे। ठीक, क्या कहा उन्होंने? कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जैसे मैंने कहा अगर Q1 Q2 होगा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैंने कहा बिल्कुल सही। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर इनवर्स में प्रोपोर्शनल होगा। क्या इतनी बात समझे हो? बिल्कुल। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाऊं अगर इतनी बात आप समझ पाए हो। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा मैं समराइज करूं। इन्होंने कहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2 एंड पहला स्टेटमेंट रहा। दूसरा इनका रहा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा जी, मुझे 2 पेज की नीड हो सकती है इसीलिए पहले से ही कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, इतनी बात तो हम लोग समझ गए, इसमें तो किसी प्रकार का कोई आफत विपत टाइप का कुछ नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा अगर नहीं लग रहा है तो फिर पहले चिंता कर रहे हैं, नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है। हाँ, तनी बढ़न रही है ना, निमुकी ना बन जाइए। ठीक है, डॉटेड लाइन में धर देते हैं। अच्छा, ईडू को बात समझिए क्या? हाँ समझिए। तो क्या मैं इससे कुछ बनाना चाहूंगा तो आप बनवा देंगे? हमने कहा क्या बनाना चाहते हैं आप? हमने कहा F इज इक्वल टू, अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कांस्टेंट आता है। अच्छा, वो कांस्टेंट को हम के लिख देते हैं। अच्छा जी, आगे 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 मैंने कहा आगे वही Q1 के Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और उसके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा जी, होने देते हैं, फिर होने वाले को कौन रोक सकता है? ये फॉर्मूला बन के आ गया तड़कता भड़कता। क्या? हाँ, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन तो हम लोग जानते थे, लेकिन हम लोग यहां से अगर निकालना चाहे यूनिट तो हम लोगों का यूनिट मिल जाएगा। हम कहे कुछ ना, सुनो पहले चुपचाप। चार्ज की क्या होती है कहिएगा? कूलम्ब। स्क्वायर में हो जाएगा कि ना? हो जाएगा। डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है कि ना? वो एक तरीके से आप कहिएगा है, तो उसको अगर मीटर में लिया जा रहा है तो मीटर स्क्वायर लिख दें। हाँ, तो यूनिट हो जाएगा इसका मीटर स्क्वायर बोलो, या फिर सीधे आप बोल दीजिएगा न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अच्छा जी, ओके जी। अच्छा, अब इन सारी चीजों में से अगर मैं कुछ निचोड़ निकालने लगूं, कैसा निचोड़? सुनिए, क्या कोई फैक्टर इफेक्ट, कनीमोट कब पातर का लिख रहे हैं जी? शऊर से चलिए। कुछ क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं? क्या कोई फैक्टर इफेक्ट कर रहा है? आप कहिएगा किसको? मैंने कहा इसको। क्या फोर्स को कोई फैक्टर इफेक्ट कर रहा है? तो आप कहिएगा जरूर। पहली बात तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के। अच्छा जी, दूसरी बात कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच के दूरी के स्क्वायर के। अच्छा जी, तीसरी बात देखा जाए तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो फोर्स हमें मिला है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, तो वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? पहला तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, वो भी उसके प्रोडक्ट पे, उसके बीच की दूरी के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, तीसरी बात आ गई कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। और मीडियम पे डिपेंड करने का मतलब एक कांस्टेंट आया है ना, वो आया है मतलब वो तो कुछ ना कुछ बताएगा, तो वो कांस्टेंट बताता है कि कहीं ना कहीं ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मुझे ये सुन के अंदर से आई एम ड्रास्टिकली इनकॉस्टिकली कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? मैंने कहा आप नहीं समझे। आप कहोगे हई दोनों बात तो क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ पानी नियर, लेकिन हई गंदा नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा इसी को समझाना है मुझे। ये यूनिट मिटा दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि एक ही पेज में इसके बारे में पूरा समराइज कर दूं ना,
तो थोड़ा सा आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह पे सब कुछ स्थिर और बेहतरीन ढंग से समझा दिया जाएगा। इसीलिए मैं पर्सनल स्लाइड लेता हूं जो खुद के लिए होता है, इसको बोला जाता है सूखा स्लाइड। सूखा रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता है। अच्छा जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आया कि मीडियम पे डिपेंड करता है। मैंने कहा मीडियम पे डिपेंड करने का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज है, उसको आप कहीं डुबा दीजिए, पानी में ले जाकर धर दीजिए, तो क्या होगा, उस पर फोर्स इफेक्ट कर जाएगी। हवा में धर दीजिए, फोर्स इफेक्ट कर जाएगी। वैक्यूम में ले जाकर धर दीजिए, फोर्स इफेक्ट कर। ग्लास में बंद कर दीजिए, फोर्स अलग आएगी। मतलब कहीं ना कहीं मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे डिपेंड करने वाली बात थोड़ा समझाइए ना, इसे काहे बतिया रहे हैं हवा में। मैंने कहा ऐसा तो मैं बोला नहीं हूं। अच्छा देखो, इस के पे डिपेंड कर रहा है, ये सब कुछ बताएगा। मैंने कहा बोल, बोला हो, ये कहेगा ना बोलेंगे तो है कि बोले के पड़े, हम क्या हम ही बोल देंगे। देखो, के को कहा जाता है कोलंबियन कांस्टेंट बोलो या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलो, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक मतलब आप नया नया टर्मिनोलॉजी लिया के धरेंगे। मैंने कहा धरना पड़ता है, मजबूरी है। जैसे अब तक आपसे के कहा जा रहा था, वो ना सहा जा रहा था, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहा जाएगा, वो भी ना सहा जाएगा। अब इसमें कहोगे कि हम 4 जानते हैं, हम पाई जानते हैं, भाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? हमने कहा वही तो अब जानकारी लेना है, वो जो होता है। अच्छा, इसकी अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू रखना होगा तो आप सीधा से रख दीजिए 9 × 10⁻⁹। अच्छा, जैसे ये फॉर्मूला अगर कहीं आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला डायरेक्ट वैल्यू धर दीजिएगा, पर अभी हम आपको ये वाली बात समझाएंगे। अब देखो, नया चीज आ गया एप्सिलॉन नॉट। ई क्या है? हमने कहा एक कांस्टेंट के भीतर से कुछ कुछ मालवा निकाल रहे हैं, उसके बारे में समझते जा रहे हैं। इसको जो बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोल दो, चाहे बोल दो फ्री स्पेस। ऐसा स्पेस जो खलियर हो उसके परमिटिविटी को बताता है। अब कहोगे कि ई तो हमको और नहीं समझ में आता है, ई वाला बात हमको और नहीं समझ में आता है। मैं कहता हूं कि अगर पोखरी में मूरी डाली दिए हो तो काम मूसर गिरना है, कहो गिर रहा है, तने और सुन लो, गिरने दो। इसकी भी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। आपको कोई घबराहट नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू है। अच्छा, इसका मतलब इस वैल्यू से हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहिए, ये क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के कहे हैं ना, मैंने कहा बिल्कुल यही तो शायद कहे हैं, मैं कह दूंगा बिल्कुल शायद इसी को कहे हैं। अब आप जानते हैं 1/4 × पाई का मतलब 3.14 × 8.85 × 10⁻⁻12। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। अब बताओ, ये याद कर लेना संभव है कि ये पूरा याद कर लेना संभव है? मैं कहूंगा जो करना चाहते हो वो कर लो, और मेरा फर्ज ये है कि ये कहां से आया है ये भी तो एक बार दर्शन करा दें। सुनिए, इसके बारे में मुझे अभी बात करना है। इतनी बात समझ में आई कि ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। मीडियम को समझाने के लिए मैं इतना सब तामती दिमाग कर रहा हूं। तामती दिमाग कुछ नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में अगर तुम्हें मैं समझाना चाहूं तो नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा घुमाऊंगा। समझाना चाहूं तो इसको बोला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये कहीं ना कहीं फ्री स्पेस का एक कांस्टेंट टाइप का है। परमिटिविटी का मतलब होता है किसी भी मीडियम का वो फैक्टर जो उस मीडियम में फोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, परमिशन देता है उस मीडियम को कि जो फोर्स लग रही है ना उसको कम करो। समझे क्या? परमिटिविटी अगर आपको डिफाइन करना होगा, सो परमिटिविटी इज द परमिशन टू द मीडियम। आप जो फोर्स लग रही है उस मीडियम में उसको रोकिए, उसको बताता है परमिटिविटी। और ये एप्सिलॉन नॉट है, मतलब फ्री स्पेस यानी वैक्यूम का है। इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब फ्री स्पेस में नहीं होता है, ये 1 होता है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आगे ले चलता हूं, मतलब कहीं ना कहीं उसके अलावा कुछ होगा तो उस पर रहेगा क्या? हाँ, उस पर रहेगा। तीसरी बात हम लोग की क्या थी भैया कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। उसको समझाने के लिए हमने के की वैल्यू देखा, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब आप एक मिनट ये बताइए कि क्या फ्री स्पेस नहीं होगा तो उसमें क्या होगा? मैंने कहा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अच्छा देखो, एक मिनट,
सुनिएगा, हमने एक फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ओकरे बाद अगर हम इस फोर्स को किसी मीडियम में डाल दे तो एक बात और याद रख लीजिए आप सुंदर से, कि अगर आप ये जो फोर्स मीडियम में डालेंगे तो उसे हम फोर्स, एक नया फोर्स आएगा, उसे हम कह रहे हैं कि एक नई फोर्स होगी। वो क्या होगी? जो ओरिजिनल फोर्स होगी उसको के से डिवाइड किया जाएगा। अब कहिएगा कि के से, तो क्या ये के वो के है ना, ये के आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, पर ये जो के है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मैंने बोला ना कि मीडियम पे डिपेंड कर रहा। यहां से हमने इसके बारे में जाना, अब इसके बारे में, अब साइलेंट नोट के बारे में जानते जानते हम यहां पहुंच गए। अच्छा, ये बता रहा है कि एक और कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के अंदर का कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी प्रकार का घबराहट तो नहीं हो रही है ये सब सुन के? मतलब इसको एक और कांस्टेंट, चुपचाप सुनना चाहोगे अगर, तो ये एक कांस्टेंट था जो हम लोग जानते हैं कि किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये आपका प्रोप कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बट उसमें हमें पता चला कि उसकी वैल्यू होती है 1/4 बाई एप्सिलॉन, जो कि 9 × 10⁹ के बराबर होता है, जहां पे हमें एप्सिलॉन नॉट के बारे में पता पड़ा। एप्सिलॉन नॉट क्या है? किसी भी मीडियम में जो परमिशन दिया जाता है मीडियम को कि आप फोर्स को घटाइए बढ़ाइए, वो है ये। अच्छा, पर ये तो फ्री स्पेस का हो गया, पर हमें मीडियम में अगर जानना होगा तो मीडियम के बारे में ये डाइइलेक्ट्रिक बताता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला अगर आपके दिल दिमाग में मन कर रहा है कि किसी मीडियम के बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो ये वाला याद कर सकते हो। पर अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, किसके बारे में? के बारे में। के क्या है आपका? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा जी, जो के ये वाला है, घबराइएगा मत, ये के अलग है, वो के अलग है, थोड़ा सा अंतर है, दोनों के ही लिख दिया जाता है, पता नहीं क्यों। आप चाहो तो इसको अलग चीज भी लिख सकते हो, इसीलिए बार बार फॉर्मूला में इस के की जगह पे यही लिखता हुआ नजर आएगा। यानी ये जो फोर्स अगर मैं लिख रहा हूं तो वहां पे आपको फोर्स ऐसा दिखाई देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो ये फोर्स आपको बार बार ऐसी खुली हुई नजर आएगी, के की जगह पे वो धर दिया जाता है। हालांकि वो कांस्टेंट की वैल्यू एक्चुअल में ये होती है जिसे हम के कह लेते हैं, वो तो हमारा विचार था, के की जगह पे हम ए रख दें, उससे क्या मतलब है। बट एक्चुअल में इस के पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये एक्चुअल कांस्टेंट ये है जो कि डाइइलेक्ट्रिक होता है। ये क्या बताता है? देखो सुनो चुपचाप, इसे बोला जाता है परमिटिविटी, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो फ्री स्पेस का था तो इधर नॉट लगा दिए। हाँ, बट अगर किसी मीडियम का होगा तो है, किसी मीडियम का होगा, किसी मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? तो ये बताता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि के क्या होता है, आप किसी भी मीडियम का परमिटिविटी को अगर फ्री स्पेस से डिवाइड कर देते हैं तो आपको डाइइलेक्ट्रिक आता है। मतलब यहां से किसी मीडियम के बारे में मुझे बात करना होगा तो के एप्सिलॉन नॉट रखूंगा। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो कि किसी भी मीडियम में जो परमिशन होगा फोर्स को घटाना है या बढ़ाना है, उसके लिए हम के एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे वो फ्री स्पेस के लिए, मतलब ये जो फोर्स बनी है वो वैक्यूम के लिए बनी है। बट किसी मीडियम में हम वो फोर्स रख दे, पानी में रख दे तो क्या होगा? मैंने कहा घबराइए मत, लगता है 3 स्लाइड लेना पड़ेगा। 1 मिनट, धीर धरिए, धीर धरिए, धीर धरिए, एकदम अब अंत करने ही वाले हैं, घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत बबुआ, बबुआ बबुआ। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। अब आपको पीपीटी सीपीटी आपको आराम से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अच्छा जी, हम आप लोग डाइइलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको के लिख रहे हैं, जिसको हम लोग बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो होता है एप्सिलॉन नॉट, किसी भी मीडियम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोले या फिर वैक्यूम बोले, ये किसी भी मीडियम का हो सकता है। मीडियम जैसे आप अगर मीडियम में कुछ भी ले सकते हैं, अगर आप वाटर ले ले तो अगर तुम यहाँ पे के की वैल्यू फॉर वाटर याद करना पसंद करोगे तो वो होता है 80। अगर के की वैल्यू बोले तो फ्री स्पेस की बात होगी तो वहां पे 1 होता है। अच्छा जी, अगर के की वैल्यू अगर आप ग्लास के लिए सुनना चाहोगे तो वो होता है 7। अच्छा,
तो ये वैल्यू तुम्हें याद करना पड़ेगा। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा। जब सवाल पूछेगा ना, आपसे बोलेगा कि उसको हम यहां डालें, उसका आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दिया गया है, तो मन करेगा तो रख देना। अच्छा, यहां से तुम समझो ना कि किसी मीडियम में अगर हम रख रहे हैं तो क्या ये वाले फॉर्मूला से एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा क्या? अच्छा, ओके, तो हमें एक जो फॉर्मूला बना है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसको हम अगर खुले 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 लिखें तो हम फोर्स को नहीं लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। अगर तुम्हें इसे वेक्टर में लिखने का मन करे तो इसके डायरेक्शन और कैप टोपा टोपी पहना दीजिएगा। किसी प्रकार का कोई समस्या आया है? यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है ना, और ये किसके लिए फोर्स है? तो मैं कह दूंगा कि ये फ्री स्पेस के लिए, स्पेशली फ्री स्पेस के लिए, मतलब ये केवल वैक्यूम के लिए वैलिडेट रहेगा। तो क्या किसी मीडियम में डालेंगे तो अलग होगा? मैंने कहा कुछ नहीं अलग होगा। आप यहां पे एप्सिलॉन नॉट रख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट को यहां से शिफ्ट कर दीजिए, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, मेरे से एक गलती हो गया है। गलती ये हो गया है ना बाबू कि थोड़ा सा मैं उल्टा घुमा दिया हूं। चुपचाप सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, गड़बड़ा गया है, हमारे से गड़बड़ा गया है। ये जो होता है मॉड मीडियम, तब मीडियम आता है। ओह ओह, अब सही लिख रहे हैं। एक मिनट, अगर ऐसा हो रहा है वैसा सही था, एप्सिलॉन नॉट मीडियम, एप्सिलॉन नॉट ना, सही था सही था सही था। मीडियम के लिए के एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा जी, अच्छा जी, नहीं 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 नहीं, अभी हमको थोड़ा सा बुद्धि से इन्हें उन्हें हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। आप समझिए कि हम तनी मनी कुंफुजिया गए थे, हुआ कुछ ना है। सुनिए, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मीडियम के लिए फ्री स्पेस के लिए रख रहे हैं, पर किसी मीडियम के लिए रखना होगा तो मैं वहां पे एप्सिलॉन नॉट मीडियम रखूंगा। हाँ, यहाँ पे क्यू 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 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर रखूंगा। पर क्या पर का क्यों? चुप, ये मीडियम की जगह पे मैं हटाना चाहता हूं, मैं उसी के रिस्पेक्ट में बताना चाहूंगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है नहीं, अब मीडियम वाला है, तो मीडियम के लिए लिखिए के एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, और ये बन गया आपका फोर्स, नीचवा आर स्क्वायर भी रहेगा। समझे? इस चीज को मैं ऊपर ला लिखूं तो इस चीज की तो कोई जरूरत नहीं। हटाओ, सुनिए, ये वाली बात थोड़ा सा मैं ऊपर ला के लिख रहा हूं। ये चीज अगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा तो एफ क्या आया है? एफ आया है आपका 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, Q1 भी है Q2 भी है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। अगर मैं इसे क्लियरली देखूं तो क्या मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें जो ये नई फोर्स बन के आई है एफ डैश जो है वो एफ ओरिजिनल डिवाइडेड बाई में के बन रहा है। अच्छा, आए ऐसा कैसे बता? अरे एफ ओरिजिनल या फिर वैक्यूम में क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक ही है ना, अधिक हो रहा है तो उसे डिवाइड में ले लिए। और इसी चीज को मैं शुरू में ही आपसे बोला था कि कभी भी किसी भी मीडियम या फिर नई वैल्यू फोर्स की आएगी वो ओरिजिनल डिवाइडेड बाई के होती है। के आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एक्चुअल कांस्टेंट ये होता है। समझे क्या? सारी कहानी समेट चुका हूं। अब नहीं समझ में आएगा तो कब नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ना तनी मनी गुस्सा टाइप का है। वो पहले गाय के सामने आप खोपड़ी खोल के खड़ा हो जाइए और उसके बाद ले धनाधन चाट के चिकन कर देगी, तब समझ में आएगा। एक बार फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूं। मैंने कहा फोर्स बोला है फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के आ गया तो उसकी वजह से आपका एक मीडियम भी डिपेंडेंट हो जाएगा। मीडियम डिपेंडेंट का मतलब एक अगर वो फ्री स्पेस में रहेगा तो उसकी वैल्यू ये होती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर किसी भी मीडियम में जाएगा तो मीडियम के लिए आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करनी पड़ती है। तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए कि किसी भी मीडियम का अगर फोर्स होगा तो वो वैक्यूम वाले फोर्स को अगर हम के से डिवाइड करेंगे तब आएगा। बाकी तुम्हें तामझाम कुछ नहीं याद करना है अगर इसकी वैल्यू। और रही बात आपको के एक कांस्टेंट था जो जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है,
उसका वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेना 9 इंटू 10⁹9, क्योंकि अगर इस पे कोई भी फॉर्मूला बनेगा बिना इसके वैल्यू का बनेगा नहीं, और इसे पता नहीं आपको कि एग्जाम में न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वैसे 1000 बार इस पे प्रैक्टिस करेंगे वैसे भी बन जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बेझिझक झकझोर के बोल सकते हो। बात समझे? इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहा हूं। अच्छा, एक बार अब आपको यहां दिखाते हैं जो हमने फोर्स बनाया, उन्होंने जो बात बोला उसको हमने स्टेटमेंट वाइज तुम्हें दिखा दिया हूं। फिर उन्होंने बोला कि जो फोर्स बनेगी वो ये बनेगी। अच्छा, इसके साथ जहां पे जो आपका के कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको अगर न्यूमेरिकली अगर तुम निकालना चाहते हो तो 9 इंटू 10⁹ आ जाएगा। अब इसका अगर फॉर्मूला तुम्हें बनाना होगा तो क्या बन जाएगा? अच्छा, इसका अगर इस केवल के का अगर तुम्हें फॉर्मूला बनाने का मन किया इस के का, तो F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था। इस के को यहीं रहने दो, ये F और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 हो जाएगा। यानी इस केवल इसका फॉर्मूला बनाने का मन किया तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और ये रेडियस कहीं ना कहीं मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, और ये कूलम स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसका बन जाता है। यूनिट अगर तुम इसका लिखना चाहते हो, वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बात मैं बता दिया हूं, इसे बहुत अच्छे से समझा दिया हूं, अपने शब्दों में लिखा हूं। बार बार इसको एक ही चीज बताया हूं, जो चीज बताया हूं आप अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद बेझिझक समझ में आएगा। अच्छा, अब अगर ये बात आती है तो मैं तुमसे अगर एक बात यहां पे बोल दूंगा तो घबराइएगा आप, घबरा के क्या कर लीजिएगा? सुनिए बात ये है कि क्या तुम्हें ऐसा ही फॉर्मूला ग्रेविटेशन में नहीं देखने को मिला था? तुम कहोगे कि हम तो मतलब हाँ ऐसा ही कुछ देखे थे, तो हम कहेंगे कि अगर आप ऐसा ही कुछ देखे थे तो अबले कहां सोए थे? अरे मतलब झटाक से बोलना चाहिए कि ऐसा देखा सा लग रहा है, सुना सा लग रहा है। तो आप लोग एकदम सुना माहौल बनाए थे, नहीं बोलना होता है जी। अच्छा सुनिए, अब अगर आप ना बोले हैं अब तक तो अब सुनिए। मैंने कहा कि हमने तो पाया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो कि ये एक कूलम्बियन फोर्स हो गई। अच्छा, और ऐसा ही हमें कुछ दिखाई देता है कब? जब हम लोग 11वीं में पढ़ते नहीं थे तब तो दिखाई दिया होगा, उसमें था कि Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। उन्होंने कहा था कि 1 1 2, अगर m1 इधर है m2 इधर है तो उसके बीच में फोर्स लगेगी ऐसे। तो दोनों तो एक के नियर देख रहा है, और मैं तुम्हें बेसिक मैथ में भी यही बोला हूं कि जहां ग्रेविटेशन पढ़ के आए हो बिल्कुल सिमिलर आपको कूलम्बियन फोर्स पढ़ने को मिलेगा। अब रही बात कि अगर तुम वो नहीं पढ़े हो ये पढ़ लो, यहां से वो पकड़ सकते हो, या फिर वो पढ़े थे तो ये पकड़ लिए हो, तो बहुत बच्चे पकड़ पाए होंगे, बहुत बच्चे नए पकड़ पाए होंगे। सिमिलर दिख रहा है क्या? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये कूलम्बियन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इस टोटल वैल्यू होता है आपका 9 इंटू 10⁻9। ये बार बार लिख रहा हूं कि एक बार आप समझिए। अच्छा, तो इन दोनों में क्या दोनों एक जैसा लग रहा है? सिमिलैरिटी अगर देना होगा तो मैंने कहा अगर आपको सिमिलैरिटी बताना होगा तो बता दीजिए कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, ये प्रोडक्ट ऑफ मास के, ये फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के। हाँ, तो क्या कोई डिफरेंस भी होता है, कुछ अंतर भी होता है? हम कहेंगे बिल्कुल। देखो, ग्रेविटेशन सिर्फ सेव गिरा था, ऐसा नहीं हुआ था कि सेव फिर खींच लिया था पेड़, ऐसा ना हो पाया था। मतलब ग्रेविटेशन में ओनली हुआ था क्या? अट्रैक्शन। अच्छा जी, पर इसमें आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, रिपल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, लेकिन मास के साथ ये दुर्घटना नहीं घट रही थी। अच्छा चलिए, अगर आपने नहीं देखा है बेसिक मैथ तो देख लीजिए एक बार, ये हम पहले ही पढ़ा के आए हैं, जिसमें हमने ग्रेविटेशन के बारे में बात किया था कि जो F होता है वो Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये उनका स्टेटमेंट है, अगर आपका मन है, विचार है, पढ़ लीजिए,
बाकी मैं बता दिया। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था जो कि केवल माइनस साइन लगने का मतलब ये था कि वो केवल अट्रैक्टिव नेचर का था, बट आपके पास जो कोलंबियन आया है वो रिपल्सिव नेचर का भी होगा। ठीक है, अच्छा ओके। तो एक अंतर भी होता है इसमें, क्या अंतर होता है देखो, हम दोनों बात कर लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो चाहे कोलंबियन फोर्स बोलो, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। एफ ई लिखो एफ जी लिखो, कोई अंतर है? पहला अंतर यह है कि इनके नेचर में अंतर है। हाँ, ये भैया नेचर में है कि इसके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों पॉसिबल है, ये केवल अट्रैक्शन करेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, जहां इस पे चार्ज रह रहा है वहां उस पे मास रहेगा। फिर ये डिपेंड करता है मीडियम पे, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अच्छा मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, सारी बात मैं बहुत क्लियरली बताया हूं। और क्या है, कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ भैया, एनोनॉमिकल स्ट्रेंथ लगभग 10 to the power 39 लगभग होता है। इसमें आपको नहीं जानना है, ये बहुत कमजोर होता है, मतलब उसके में क्षमता ज्यादा है, ये वाला कमजोर है बस। यानी ये बोल दीजिएगा कि हाई जो हम ग्रेविटेशन वीक होता है पावरफुल है। ओके ओके, अच्छा अगर तुम्हें प्लस माइनस या फिर अट्रैक्शन रिपल्सन होता है तो उसके बारे में भी बात किया जाएगा क्या? हमने कहा रुक जाओ एक मिनट, मैं कुछ बताना भूल गया, शायद पीपीटी में नहीं है क्या, आगे है कि पीछे है, पीछे है कि आगे है? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें क्लियरली समझ में आया, उसमें क्या कांस्टेंट था, क्या था, अंदर तक बात समझ में आई। तो क्या उसका कुछ स्पेशल फीचर भी होता होगा? मैंने कहा बिल्कुल। कैसा फीचर? मैंने कहा कि जैसे गैलेक्सी है, कब का मॉडल है, क्या होता है, फोर्स जान लिए ना, सिर्फ वो फोर्स कहां लगता है, कैसे लगता है, उसका क्या नेचर है, वो भी जानना होता है। तो सबसे पहले बात करिए आप, हम करेंगे, आप नहीं करिए, सुनिए चुपचाप आप। पहला है कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल मतलब ये फोर्स थोड़ी सी सेंट्रलाइज्ड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही लाइन ऑफ एक्सिस पे लाई करेगी, मतलब ये चौघाड़ में नहीं लाई करेगी। अगर इधर एक एक्सिस बनाइएगा, जैसे चार्ज आप रखे हैं ना दो गो, तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है तो रिपल्सन हो रहा है, मान लीजिए दूसरा चार्ज रख दे, अट्रैक्शन होगा। तो आप देखिएगा कि इसमें हर बार फोर्स इस लाइन के अलोंग ही लगेगी, दूर लगे पास लगे, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा नहीं होगा, तिरिया मुड़िया नहीं चलेगा, किधर भी फोर्स नहीं लग जाएगा, एक सेंट्रलाइज्ड वे में चलेगा। समझे क्या मतलब? एक ही लाइन पे एक एक्सिस पे ही चलेगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, उसको मैं बोलूं, अब यहां लाइन पढ़ दिया जाए, एक्ट प्योरली अलोंग द लाइन, एक लाइन के अलोंग ही लगेगा, ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ द टू चार्ज, मतलब दो चार्ज जो होंगे उस लाइन पे जो ज्वाइन कर रहा होगा उसी के अलोंग लगेगा। बिल्कुल सही, यानी पहली बात हमें बिल्कुल कचाकच समझ में आई है। दूसरी बात क्या है, हमने कहा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये भी फॉलो करती है जैसे ग्रेविटेशन करता है। अच्छा जी, तो अगर आपको फोर्स वर्सेस रेडियस का ग्राफ बनाना होगा तो कुछ ऐसे छितराता हुआ जाएगा, ठीक, बनवाया जाएगा आपसे ग्राफ, घबराइए मत। तीसरी बात बोलिए, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। कैसे डिपेंड करता है? चेंज बेस्ड ऑन दी रिलेटिव परमिटिविटी, ये इस परमिटिविटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी जो आप सुन रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि दूसरा नाम है। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी डाइइलेक्ट्रिक का दो नाम है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो चाहे रिलेटिविटी परमिटिविटी बोलो। तो यहां से भी कफूजी आइएगा मत, यानी तीसरा भी बात हो गया। चौथा बात करें ना बाबू, तो ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स, मतलब अगर इधर एक फोर्स लग रही है अट्रैक्शन का, अरे भैया अट्रैक्शन हो या रिपल्सन दोनों चार्ज पे लगता है कि ना, दोनों इस वाले चार्ज पे, अरे भैया दिखाओ फंक्शन दिखाइए, एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब इस फोर्स पे अगर मैं कह रहा हूं कि सिमिलर नेचर के हैं तो क्या होगा? आप बोलिए कि अगर सिमिलर है रिपेल करेंगे एक दूसरे को। मैंने कहा वो तो करवे करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस चार्ज पे एक फोर्स लग रही है इधर की, जिसको हमने लिखने का तरीका होता है कि F21,
मतलब फोर्स लग रहा है 2 पे, किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो उसी तरीके से एक फोर्स इस पे भी लग रही है, F12, यानी फोर्स लग रही है एक पे दूसरे की वजह से। आज समझे क्या बात? समझे? इसी को बोला जाता है एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब अगर इधर कोई खींच रहा है तो उधर कोई ठेल भी रहा होगा। एवरी एक्शन फोर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। इस बात को मैं कहीं लिखा भी था क्या? अच्छा, वो भी समझ गए। ये भी समझ लीजिए कि अट्रैक्शन रिपल्सन कब होता है? जब यहाँ पे एक चार्ज, सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल करेगा एक दूसरे को। अच्छा जी, अपोजिट चार्ज हो जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अच्छा जी, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, प्रॉपर्टी ही, फीचर ही हम समझ रहे थे, पर एक पॉइंट मुझे लगता है कि इन्होंने क्लियरली मेंशन ना करा है, तो आप मेंशन कर लीजिएगा। ये जो फोर्स होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ये तो हम नया सुन ली, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अब इसका क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिव नाम तो सुने हैं, लेकिन लग रहा है कि 11वीं में सुना है। मतलब ये तो पीछे का कंसेप्ट हो गया। मैंने कहा इसीलिए तो इसे छुपा के रखे थे। मतलब ये जो आपकी फोर्स है ना, वो कंजर्वेटिव नेचर की है। ये तो 11वीं का कंसेप्ट हो गया, हमको तो नहीं आता है। तो अब सुन लीजिए, देखो जो ये फोर्स है ना, कूलम्बियन फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि वो पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा। जो उसका वर्क डन होगा ना, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। रुक भाई, तुमको बेसिक ही 1 मिनट के लिए बता दें, उसके बाद इसको समझाते हैं। देखो, क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया होगा कि कंजर्वेटिव के बेसिस पे 2 प्रकार का फोर्स होता है। एक आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव का मतलब वो फोर्स जो कंजर्व रहे, रास्ते से उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसे किधर से भी लाइए उसका वर्क डन एक ही मिलेगा। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वो कंजर्व नहीं रहेगी, उसको रास्ते से फर्क पड़ता है। अगर आप उसे घुमा के तिराहे चौराहे मुड़ाहे से लेके आइएगा, उसे उस बात से फर्क पड़ता है। उसमें तेल जड़ता है भाई, इंजन से चलती, इंजन से ना, बैटरी वाली है। सुनिए चुपचाप, देखिए, कंजर्वेटिव कहने का अर्थ ये होता है कि वर्क डन जो होगा वो इंडिपेंडेंट रहता है। किसके? पाथ से। अच्छा जी, मतलब वो सिर्फ एक बात से डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट क्या था। अगर वो ए से शुरू हुआ है, बी तक जाना है, तो आप ए से जाइए, ए तक ही जाइए, या फिर डुक्चू 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 ए तक ही जाइए। उसका जो वर्क डन होगा ए से बी तक जाने वाला, वो इनक्रेडिबल होगा, मतलब चेंज होने वाला नहीं है, सबका सम सेम आएगा। अच्छा, पर दूसरी बात, अगर हम लोग कर रहे हैं वर्क डन, अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो उसका वर्क डन डिपेंड करता है किस पे? पाथ पे डिपेंड करता है। अगर उसको यहां से ऐसे ले गए हैं, यहां से ऐसे ले गए हैं, जिग जैग ले गए हैं, हर रास्ते पे उसका अलग अलग एनर्जी आएगा। मतलब वो वर्क डन जो होगा उसका पाथ पे डिपेंड करता है। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ये कोलंबियन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। किसी प्रकार का समस्या आपके अंदर आया? नहीं आना चाहिए। आगे बढ़े क्या? शटर का है, बजा रहे हैं, सवाल करिए। अच्छा, जब यहां तक आपको बात समझ में आ गया तो थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बच रहा है। क्या है वो? कि हम इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में क्यों, कैसे लिखेंगे? क्योंकि फोर्स जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। होती है कि नहीं? हाँ, होती है। मतलब इसका मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें वेक्टर आना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों जरूरी है ये? हाँ, तो तुम काहे नहीं पिछला लेक्चर देख के आओ? लेक्चर नंबर 5 बेसिक मैथमेटिक्स, उसी में बताया गया। लेकिन चलो एक बार और बता देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होता है? अगर ए वेक्टर है तो उसको लिखने का तरीका होता है कि पहले उसी को मॉड में डाल दीजिए, वो इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा, इनटू बोलो, डॉट बोलो, इनटू में ए कैप। ये आपको डायरेक्शन के बारे में जानकारी देगा, ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी देगा। अच्छा, यहां से अगर मुझे केवल डायरेक्शन चाहिए तो मैं कहूंगा कि आप जो मैग्नीट्यूड मिला है उसको सॉरी आपका जो वेक्टर है, आपका जो वेक्टर है उसको मॉड वेक्टर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको केवल डायरेक्शन की जानकारी
दे दिया जाएगा। अभी के लिए इतना जानिए, इतने में हम फरिया देंगे। चलिए ठीक है। अच्छा जी, ओके, देखो चुपचाप सुनो। पहले मैं भूमिका बांधता हूं कि क्या बताऊं। यहां पे आपको दो तीन बात जो प्रॉपर्टी बताया हूं, तीनों बात का खुलासा होगा कि वो लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है तो लाइन पे लगेगी। अच्छा, फिर मैं बोला हूं कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब एक दूसरे से उल्टा रहना चाहिए, वो भी बात यहाँ आपको पता लगेगा। ठीक है, कंजर्वेटिव है, वो भी बात यहाँ पे पता लगेगा। मतलब जो फीचर बताया हूं यहाँ पे बात पता लगेगा। अगर आपको ये अभी भी क्लियर समझ में नहीं आया क्यों, तो वो यहाँ पे सुन लीजिए चुपचाप। देखो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखे हैं, यहाँ पे भी क्यू चार्ज रखे हैं, दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अच्छा, अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट में फिक्स करके रखूं जैसे 3D स्पेस में, तो हम इसके लिए डिफाइन करने के लिए एक ओरिजिन फिक्स करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट बी पे है, जो कहीं इस ओरिजिन से r डिस्टेंस पे है। तो r डिस्टेंस पे है तो उसके लिए मैं कह दूंगा कि ये r1 वेक्टर उस चार्ज 1 के लिए है। इसी तरीके से ये r2 वेक्टर मैं कह दूंगा कि उस चार्ज b के लिए है। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, आपको वेक्टर वाले लेक्चर में मैंने बताया हो कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपको उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो ये पोजीशन वेक्टर है, अगर कोई भी क्वांटिटी है उसके बारे में अगर आपको एक ओरिजिन फिक्स करके बता रहे हैं तो ये उसका पोजीशन वेक्टर बताता है। अगर दो में से अंतर बताना हो, जैसे अगर मुझे ए पॉइंट से बी तक जाना है तो इसके बीच में एक मैं वेक्टर से जा सकता हूं जो सबसे कम रास्ता, मिनिमम डिस्टेंस, तो इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये होगा। उसको लिखने का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने कहा R2 माइनस R1 लिख सकता हूं क्या? ये फाइनल है, ये इनिशियल है। R1 से वहां तक जा रहा हूं, यहां से वहां तक जा रहा हूं। ठीक है, इतनी बात समझे? अभी मैं फोर्स के बारे में जानकारी लेके आया हूं। इधर फोर्स लगेगी, हम इसको चार्ज 1 मान रहे हैं, इसको चार्ज 2 मान रहे हैं, तो यहां पर लिख सकता हूं कि F12 यानी फोर्स लग रही है 1 पे, किसकी वजह से लगेगी? दूसरी की वजह से, दोनों की वजह से रिपल्सन हो रहा है। वो क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसके बीच का दूरी क्या हुआ? R1 माइनस R2 माइनस R1। मैंने कहा बहुत, अगर आप इतना पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से इधर भी फोर्स लगेगा जिसको मैं बोलूंगा F21 यानी दूसरे पे लग रही है, एक की वजह से क्या लगेगी? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझे क्या? इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आना चाहिए। मुझे इस बात से सिर्फ ये प्रूव कराना है ना कि ये फोर्स इसके उल्टा लग रही है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहा है, एक इधर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है। अगर तुम आंख से देख पा रहे हो तो अगर इसे मैं पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन आना चाहिए। ठीक है, मतलब एक दूसरे से उल्टा है, यही प्रूव कराना होता है। ठीक है, ये होता है वेक्टर में लिखने का तरीका। सुनो, अब दूसरी बात, मैं क्या कहीं फोर्स इसके अलावा बनाया हूं? नहीं, इसी लाइन के लॉन्ग ही बनाया हूं, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड फोर्स होती है, एक एक्सिस पे ही लगती है। एक्शन रिएक्शन पेयर में बताया हूं, वो चीज यूज किया हूं। वेक्टर में कैसे लिखा जाता है सुनो, अगर मैं कह दूं यहां पे F, कितना पतील हो गया, अगर मैं यहां से आपसे कह दूं F वेक्टर 1 2, तो क्या कहूंगा? सबसे पहले अभी सुनिए, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, आप उसको मॉड में लिखिए, उसका कैप लगाइए। अगर कैप उसी के रिस्पेक्ट में अगर लगाना चाहते हो तो कैप को हम लिख सकते हैं उसका टोपी डिवाइडेड बाय उसका मॉड। ऐसा लिख सकता हूं ना? हाँ, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो यहां पे नहीं लिख दूंगा। एफ की वैल्यू क्या है भैया? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझे? ये डॉट नहीं है, ये माइनस है। अच्छा जी, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके मैग्नीट्यूड का बात हो रहा होता तो यहाँ पे हम मॉड लगा देते तो हमारे लिए थोड़ा सा सही रहता। ओके, अब इसके डायरेक्शन के बारे में मुझे बताना होगा कि नहीं? ये तो मैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में लिख दिया। अब अगर मुझे इसके डायरेक्शन के बारे में बताना होगा, अगर मुझे इसके डायरेक्शन के बारे में बताना होगा तो क्या मैं नहीं कहूं दूंगा कि जो डायरेक्शन होगा उस वेक्टर का डिवाइडेड बाय उसका मॉड। और आप देखिए यहां पे ये वाला क्लियरली मैं बताऊं कि जो इस फोर्स 1 की F1 ड्यू टू 2 का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? निगेटिव ऑफ R2 वेक्टर माइनस
R1 वेक्टर। मतलब ये जो फोर्स F12 लग रही है वाली, इस डायरेक्शन के उल्टा लग रही है कि नहीं? ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके उल्टा लग रही है। हाँ, मतलब इसी के डायरेक्शन को मैं डायरेक्ट लिख के इसका उल्टा कर दूंगा तो उसके डायरेक्शन के बारे में ये भी जानकारी देगा कि नहीं? आप बोलिएगा हाँ, नहीं भी बोलिएगा फिर भी हाँ। सुनिए, अगर नहीं समझ में आया तो देखो, यहाँ पे F12 है, मतलब इस फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसके उल्टा मैं देख पा रहा हूं कि इसके जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इसके उल्टा है। तो क्या मैं इसकी डायरेक्शन में निगेटिव साइन लगा के उसी का बात नहीं लिख दूंगा? तो आप कुछ ना कहिएगा, लिखना ही पड़ेगा मुझे। अच्छा, मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं, और उसे लिखने का क्या तरीका होता है? R2 डॉट R1 डिवाइडेड बाई उसी का मॉड, यानी R2 माइनस में, माइनस है माइनस में R1 का वेक्टर। ये माइनस है बेटा, माइनस माइनस, समझे क्या? मतलब मुझे डायरेक्शन की बात करना था पर डायरेक्शन में सीधे उसके रिस्पेक्ट में बता दिया हूं कि इसके उल्टा चल रहा है वो। तो यहां पे मैं उल्टा बोलने का मतलब है कि यहां पे एक निगेटिव साइन भी लगाऊंगा कि नहीं? समझे? ये हटा दूं, ये हटा देता हूं। बट बाद में अगर आपको याद ना रहा तो सुनो, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, उसको पहले मॉड में डालिए, फिर उसी के साथ उसका कैप ले लीजिए। सिर्फ कैप लिखने का मतलब हुआ कि उसका वेक्टर डिवाइडेड बाई उसी का मॉड। मैं इसी चीज को यहाँ पे किया हूं, समझे क्या? अच्छा, ये चीज इतना आ गया। और लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे हम इस पे वेक्टर लगा दिए हैं तो इधर हम कह देंगे कि उसका डायरेक्शन भी बता रहा है। कौन सा रेडियस इसके डायरेक्शन बता रहा है? तो हम कह देंगे R2 1 1 1 1 1 छूल, इसके रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन के उल्टा होगा। आओगे यहाँ पे माइनस साइन आ गया है ना, मतलब ये है कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में वो जाएगा। पर अब सुनो, ये हो गया उसकी बात। दूसरा सुनिए F21 के बारे में, उसको भी लिखने का तरीका होता है KQ डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 का वेक्टर। अच्छा जी, अब ये तुम देख पा रहे हो कि ये फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखा। इसके डायरेक्शन के बारे में मुझे क्या पता है? इसके डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूंगा कि इसके डायरेक्शन के बारे में मुझे पता है कि सेम डायरेक्शन है किसका? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। क्या बात समझ में आया? ये वाला जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर उसी के डायरेक्शन में है, मतलब सेम डायरेक्शन में। मैं साइन सेम रहने दूं, उसमें मैंने साइन पलटा, इसमें पलटने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आती है तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख सकता हूं R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई उसी का मॉड, उसी का मॉड। ये बार बार डॉट टाइप का दिख रहा होगा लेकिन वो माइनस में, उसी का डॉट। और देखोगे क्लियरली तो यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है। मतलब मैं क्लियर क्या बोल सकता हूं कि F ड्यू टू 2 1 इज निगेटिव ऑफ F ड्यू टू 1 2। अच्छा जी, क्लियरली समझ में आया क्या मैं कहना पसंद करूंगा यहाँ पे? अच्छा जी, समझे? मतलब ये जो पहली फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और ये बात आपको क्या बताना चाहता है? यही आपको एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में, यही आपको एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में बता देगा। बात समझे क्या? इसमें भी आप डायरेक्शन बताना चाहते हो तो बता दो। ये दो बात मैं बताना आपको चाह रहा था इस डायग्राम से। ये समझ में आया? एक बार मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूं, सारी बात ये डायग्राम आपको बता देगा। हम माने हैं कि दो चार्ज हमने किसी स्पेस में रखा है, उसका ये पोजीशन वेक्टर R1, उसका पोजीशन वेक्टर R2, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1, और उस हिसाब से इधर एक फोर्स लगेगी, इधर एक फोर्स लगेगी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 वेक्टर। इसके बीच की ये दूरी है, उसी के बीच की ये भी दूरी है। अगर तुम देखोगे कि ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के सेम डायरेक्शन में लग रहा है। समझे क्या? इसलिए यहां पे मुझे माइनस लिखने की आवश्यकता पड़ी है, बट इसी चीज को मैं यहां लिखा हूं डायरेक्शन के बारे में तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ा है। और आपको बेसिक जानकारी सिर्फ इतना था कि वेक्टर को ऐसे लिखने का तरीका होता है, ये डायरेक्शन को बताता है और ये उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। इस तरीके से हमने बताया कि यहाँ पे सेंट्रलाइज में ही फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ उधर इधर कहीं फोर्स फालतू नहीं लगेगी, एक सेंट्रलाइज वे में लगेगी। मतलब कोलंबियन फोर्स सेंट्रलाइज फोर्स है। दूसरी बात की वो एक्शन रिएक्शन पेयर को प्रूव करती है। समझे क्या? अब मैं आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं तुम्हें दिखाऊं एक्चुअल में तो हमने यही काम किया कि हमने R1 वेक्टर लिया, यहाँ पे कोई Q1 चार्ज था, यहाँ पे कोई Q2 था, उसका ये पोजीशन वेक्टर बता दिया कि R12। समझे? एक मिनट,
मैं कुछ छोड़ा हूं नहीं ना हूं? अच्छा, इसमें मैं क्लियर ना लिखा हूं, r12 समझे? मतलब ये उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी के डायरेक्शन में है ना, उसी डायरेक्शन की रिस्पेक्ट में बताया गया है। तो ये एक तरीके से उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका भी हो गया, समझे? किसी भी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है, आप इसे मन करे तो याद रख लीजिएगा, समझे समझे समझे। इस बात से 2-3 बात प्रूव हुई थी। हमने कहा क्या क्या? पहली बात तो भैया हम ही जान गए कि वेक्टर में कैसे लिखा जाता है। दूसरी बात कि भैया वो एक्शन रिएक्शन पेयर को प्रूव करता है। तीसरी बात ये था कि वो भैया सेंट्रलाइज फोर्स होगी। एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है जी। देखिए ये तो स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, हाँ, यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा। के क्यू की क्या वैल्यू होती थी? F इज इक्वल टू के Q1 QT डिवाइडेड बाई R स्क्वायर ना, हाँ। तो हम स्क्वायर लगाना कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है, ऐसे थोड़ी होता है। याद रखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, इधर उधर करने में थोड़ा सा छूट जाता है, यही तो दिक्कत है। यहाँ पे लगा लीजिएगा स्क्वायर, यहाँ पे भी लगा लीजिएगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी लगा लीजिएगा स्क्वायर, यहाँ पे भी लगा लीजिएगा स्क्वायर। अब बात जाके एकदम फिट हो गई, समझ में आया? हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, इंसान से ही गड़बड़ी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन इसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील भी कर लेते हैं। फील करने के लिए हम थोड़ा सा स्टिमुलेशन देखेंगे, आइए देख लेते हैं। देखो, हम लोग कूलम्बियन फोर्स के बारे में बात किए हैं ना। मेरा वो आला थाला कहाँ गया? ओके, सुनिए, हम थोड़ा सा फील कर लेते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो जो चार्ज होगा वो उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बीच की दूरी के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो फोर्स लगेगी। मतलब जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएं दूरी बढ़ा रहे हैं, इन दोनों के बीच के दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ा, इसका मतलब उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या वैल्यू क्या होना चाहिए? फोर्स 1 2 ड्यू टू 2 क्या होना चाहिए? घटना बढ़ना चाहिए। देखो, इसको मैं पास ला रहा हूं तो क्या हो रहा होगा? दूरी घट रहा होगा। जब दूरी घट रहा है तो ये वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? जब इससे ये दूर जाएगा तो वे वैल्यू क्या हो रही है? घटती हुई नजर आ रही है। अच्छा, मतलब अगर हम उसके बीच की दूरी को घटाएं तो ये वैल्यू बढ़ रही है, इसके बीच की दूरी को बढ़ाएं तो वह वैल्यू घट रही है। इससे प्रूव हुआ कि वो एक दूसरे के उल्टा प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कैसा कैसा चार्ज रखें। ये Q1 है, अगर Q1 हम निगेटिव रख दें, -3 माइक्रो कूलम का है, माइक्रो है ना। अच्छा, ओके, तो क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है कि फोर्स उधर लग रही है, उधर से फोर्स इधर लग रही है। अपोजिट चार्ज होने पे अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? आप बोलिएगा कि अट्रैक्शन होगा, तो हो नहीं रहा है अट्रैक्शन। अगर इसका भी चार्ज मैं निगेटिव ले लूं तो इस पे फोर्स इधर, उस पे फोर्स उधर, मतलब अपोजिट अगर सेम चार्ज है तो उसके बीच में रिपल्सन होगा। साइंटिफिक नोटेशन भी देख लीजिए। अच्छा, समझ में आया? ओके, कोई दिक्कत अब तक नहीं होना चाहिए। तो आप समझ पाए हो इस वाली बात को कि हम वैल्यू से हिसाब से पॉजिटिव अट्रैक्शन रिपल्सन भी हो सकता है। दूसरी बात की कौन फोर्स किस पे अट्रैक्ट रिपल कर सकता है। ये सारी बात मुझे अब लग रहा है कि आप इसके बारे में बिल्कुल रोआ रोआ तक समझ पाए हो। ठीक है, चलिए यहां देख लीजिए, एक बार समराइज कर देते हैं। ये उसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, और हमें पता चला कि एक फोर्स इधर लगेगी, एक फोर्स इधर लगेगी, दोनों एक दूसरे से अपोजिट होगी। ये रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में लगेगी और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। उस हिसाब से हमने एक फोर्स बना लिया, क्योंकि हमें पता था कूलम्बियन फोर्स हमारा होता क्या है। तो आप कह दीजिएगा कि हाँ ये होता है, तो ये हमें पता है कूलम्बियन फोर्स होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। उसको वेक्टर में लिखने का ये तरीका होता है। हमने कहा यही देखना मेन मकसद था, वो देख लिया। उसके साथ साथ इस तरीके से हम उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात खत्म हो गया का? लगभग खत्म हो गया है। एक बार अब, और मान लीजिए फोर्स को अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जहां आपको रिजोल्व करना होगा, तो मैं आपको रिजोल्व के बारे में बताया था कि यहाँ पे अगर किसी एंगल पे फोर्स लग रहा होगा तो इधर वाला कंपोनेंट जो आता है
वो cos थीटा लेगा। जैसे मान लीजिए इधर अगर कोई फोर्स लग रही हो तो आप लिखिएगा F cos थीटा, एक इधर कंपोनेंट बनता है जो कि होगा आपका F sin थीटा। ये क्यों होता था इसके बारे में मैं बेसिक मैथ में ही बताया था, फिर भी एक बार अगर देखना चाहोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर sin थीटा लिखते हो तो sin थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां से परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनस इनटू sin थीटा बनेगा, यानी यहां पे हाइपोटेनस आपके फोर्स के बारे में बताएगा और sin थीटा उसके बारे में बताएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर, और यही परपेंडिकुलर यहाँ पे उठा के रख दोगे तो यहाँ के बारे में ये बताया कि f sin थीटा, इधर जिधर एंगल लगा था आप वहां से cos थीटा निकालना चाहोगे तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से बेस आपका बन जाएगा हाइपोटेनस इनटू cos थीटा। यहाँ से आपको ये हाइपोटेनस पे फोर्स दिखाई दे रही होगी, बेस की जगह पे आपको cos थीटा लिखना पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर में रिजॉल्व करने की आवश्यकता पड़ती है कहीं तो आप वो टाइमली कर लीजिएगा। अगर वैसा सवाल आप हमारे सामने आएगा तो हम लोग उसे आसानी से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो लगभग चैप्टर खत्म ही हो चुका है, तो एक बार हमारा दिल ये कर रहा है कि हम इसे समराइज कर लेते हैं बहुत तेजी से। वैसे हम लोग हर मोमेंट पे समराइज करते हुए आए हैं, मैंने कहा फिर भी एक बार कर लेते हैं, नई शुरुआत है, नया तरीके से किया जाए। हमने कहा हमें सबसे बेसिक बात पता चला कि कूलम्बियन फोर्स ये होता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हमने कहा इसका नेचर क्या होता है, तो आप कहिएगा अट्रैक्शन रिपल्सन बोथ, यहीं पे ग्रेविटेशन सिर्फ अट्रैक्शन। उसके बाद हमने इसके कैरेक्टर के बारे में बात किया, तो ये भैया सेंट्रलाइज फोर्स होती है तथा कंजर्वेटिव फोर्स होती है जिसका वक्रता पाथ से इंडिपेंडेंट रहता है। उसके बाद हमें पता पड़ा कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर की फोर्स होती है। अच्छा, अगर इसे हमें वेक्टर में लिखना है तो R के ऊपर हम कैप लगाना पसंद करेंगे, और फोर्स के बारे में अगर किसी मीडियम में हमें निकलेगा तो उसको हम K से डिवाइड करते हैं। अब देखो K को यहाँ K ने ना लिख के ER लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या फिर परमिटिविटी वाला कांस्टेंट बोलो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई समस्या? तो ये आपका एक माइंड मैप समरी टाइप का था। आप बताइए हम आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत आता है तो थोड़ा समस्या है आपके अंदर, ठीक है, वो आपको ही सुधारना होगा, हमारी तरफ से इतना ही है। आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितनी बार एक ही चीज को रिपीट किया हूं, मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ाया है, लेकिन एक ही बात को कई बार पढ़ाया है। अच्छा, कुछ सवाल भी हो सकते हैं क्या? मैंने कहा पढ़ने का क्या फायदा जब आप सवाल नहीं करिएगा। इन्होंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज एंड डबल एंड दिस, ये आप मैं चाहूंगा एक बार खुद से ट्राई करिएगा, अगर दिक्कत आता है तो बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात देखो, सवाल क्या कह रहा है, इनके कहने का अर्थ है कि व्हाट हैपेंड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के फोर्स में क्या अंतर आएगा इफ दे आर इमर्स्ड इन वाटर। मैंने कहा कि अब दो चार्ज रखे गए हैं, उनको पानी में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे दी गई है 80। मैंने कहा यही तो मैं आपसे बोला था कि इसी तरीके से सवाल पूछा जाएगा। तो अगर आपको फोर्स के बारे में बताना होगा, जो F न्यू आएगी वो F ओरिजिनल डिवाइडेड बाई K होता है। मैंने कहा F डिवाइडेड बाई 80 तो आ जाएगा। मैंने कहा बहुत सही, ये कर लीजिएगा। दूसरी बात, इस सवाल को भी पढ़िएगा, देख लीजिएगा क्या कह रहा है, वो हो जाएगा। कुछ एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू में देख लेते हैं दौड़ के। क्या है पहला सवाल? पहला सवाल कह रहा है कि द कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है? तो मैंने कहा कि क्या मूविंग चार्ज? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। अच्छा जी, मतलब अगर तुमसे कोई पूछ दे कि कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या होता है तो आप कह दीजिएगा कुछ कुछ लिमिटेशन होता है। मैंने कहा वो क्या क्या होता है? तो सबसे बोली जा कि ये भैया पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, बड़े चार्ज के लिए वैलिड ही नहीं है। दूसरी बात आप बोलिएगा कि ये जो बीच की दूरी है ना, वो बहुत दूर, बहुत कम के लिए नहीं वैलिड है। 10 टू द पावर आई थिंक 10 होता है, उससे ज्यादा, उससे नजदीक की वैल्यू नहीं, मतलब डिस्टेंस थोड़ा सा कम दूरी के लिए वैलिड होता है। ठीक है, और तीसरा लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ बड़े चार्ज के लिए ये वैलिड ही नहीं है, तो ये इसके कुछ लिमिटेशन भी हो जाते हैं। चलिए ये बात समझे। दूसरी बात है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने कहा कि अगर आपसे कोई पूछ ही दे एग्जैक्ट वैल्यू तो आप बता दीजिएगा। हम बता चुके हैं आपको, क्या था, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, इफ कह रहा कि इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन चार्ज, तो क्या होगा? हमने कहा कि जब भी हम किसी भी अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो F जो नई बन के आ रही है वो हो रहा है F डिवाइडेड बाई K, मतलब उस K टाइम से डिवाइड होगी। डिवाइड होने का मतलब घटेगी कहीं ना कहीं, तो डिक्रीज होगी। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस
कंसीडर ऐसा कैसे कंसीडर किया जाता है, नॉन कंजर्वेटिव वाला नहीं, कंजर्वेटिव होता तो ठीक है। फिर सेंट्रलाइज मतलब हाँ एक ही लाइन ऑफ जॉइनिंग में लगती है। अच्छा, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज पेयर्ड अप्रोक्सीमेटली। इनके कहने का अर्थ ये है कि आप दो फोर्स का रेशियो बताइए, ठीक है। इनके कहने का अर्थ है कि आप ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स ले लीजिए और ग्रेविटेशनल फोर्स ले लीजिए, उनके बीच का अंतर बताइए। मैंने कहा ठीक है, सुनिए, इनके कहने का अर्थ ये था कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स ले लीजिए और ग्रेविटेशनल फोर्स ले लीजिए, उसके बीच का रेशियो बता दीजिए। सुनिए, फॉर्मूला आपको अगर पता है तो इसका होता है K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसका होता है G(M1 M2) डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मैंने कहा R स्क्वायर छोड़ो, कट ही जाएगा, काट ही ले अब ये से। तो सरल हमारे पास G की वैल्यू होते हैं 9 × 10⁹ M अगर वो चार्ज है भैया, पहली बात अगर चार्ज है तो उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास में रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। दूसरी बात प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, उसके ऊपर भी यही चार्ज होता है, बस इसके अंदर माइनस रहेगा, उसके अंदर प्लस रहेगा। तो ये होता है आपका 1.6 × 10⁻19 कूलाम डिवाइडेड बाय रेडियस की कहानी खत्म हो गई है। अगर आप ग्रेविटेशनल की वैल्यू रखोगे तो वो 10⁻11 टाइप का कुछ था ना, या फिर डायरेक्ट ग्रेविटी की वैल्यू रख दो 9.8 इंटू धर दीजिए। ग्रेविटी की वैल्यू हम क्यों रखेंगे, सुनिए, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, आप उसको यहां पे रख लीजिएगा, ठीक है। अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक। चलिए, उसके बाद ये है कि m की वैल्यू धरिए, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg और वहीं पे प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻27 kg। मैंने कहा ठीक है, जैसे ही आप इसे सॉल्व करिएगा तो आपको वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 के अप्रोक्स में आंसर आता हुआ नजर आएगा, जो कि वही यहाँ पे पूछा गया था। आंसर में कहाँ है 10⁻39 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आज का लेक्चर रहा और आप फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा ये चीज क्या समझ में आ रहा है, क्या मेरे से पढ़ के आपको अच्छा लग रहा है कि बस बरियाई से ठेला जा रहा है। सो बस यार आज के लिए इतना ही। सो बी कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। अभी इस पे कुछ क्वेश्चन कराने हैं, वो अगले लेक्चर में होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।